और आज जो बारी है वो बारी है भारत के इतिहास की, बारी है बेटा इंडियन हिस्ट्री की। तो आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री कवर करने का ट्राई करेंगे और ये आपके रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए बिना वेट करे क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करा सकूं इसकी क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया या ये आर्म्स एक्ट पास किया गया 1878 में, उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? राइट आंसर इज ए वाइसरॉय लिटन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए वाइसरॉय लिटन इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि मुगल एम्पायर की स्थापना इन चारों में से भारत में किस साल में करी गई? कि भारत में किस साल में मुगल एम्पायर की स्थापना करी गई? राइट आंसर इज 1526। 21 अप्रैल 1526 को अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। और राइट आंसर इज डी, क्योंकि इसी दिन 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया और मुगल साम्राज्य चालू कर दिया। आपने अगम सूत्र का नाम सुना होगा। अगम सूत्र जैन धर्म की पवित्र किताबों को कहा जाता है। कह रहा है अगम सूत्र को लिखने में इन चारों में से कौन सी भाषा का यूज किया गया? सर इसमें अर्ध मगधी प्राकृत भाषा का यूज किया गया था। राइट आंसर इज सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, देखो पानीपत की पहली बैटल 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। कह रहा है कि जो पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना और दूसरी तरफ मराठा सेना। जीता कौन? अब्दाली की सेना यहां पर जीत गई। राइट आंसर इज ए। कह रहा है कि अगर मैं आपसे वेदांग के संदर्भ में बात करूं, अगर मैं आपसे वेदांग को रेफरेंस रख के बात करता हूं, तो इन चारों में से रिचुअल का क्या मतलब होता है? रिचुअल का मतलब होता है कल्प। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। देखो यहां पर आपको बताऊंगा मैं, जैसे शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। छंद का मतलब होता है पोएटिक मीटर। निरुक्ता का मतलब होता है एटमोलॉजी। कल्प का मतलब होता है रिचुअल। ज्योतिष का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। अगला आइए, निम्नलिखित नदियों में से किसको वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना गया? हमारे सामने रिवर्स का नाम दिया गया है। कह रहा इनमें से कौन सी नदियों को, क्या कह रहा इनमें से कौन सी नदियों को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना गया है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? वेरी गुड। राइट आंसर इज ए रावी नदी। देखो झेलम को कहा गया है वितस्ता, चेनाब को कहा गया अस्किनी, रावी को कहा गया पुरुषनी, सतलुज को कहा गया शतुद्री, ब्यास को कहा गया विपाशा, गंडक को कहा गया सदनीरा, गोमती को कहा गया गोमती। तो राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। जल्दी से सारे बच्चे बेटा आएंगे और अगले क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे कि आपके सामने अब जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा? क्या बेटा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एक बार सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या आंसर होगा? कह रहा है कि राज्य प्रतीक पर जो ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इन चारों में से कहां से लिया है? ये मुंडक उपनिषद से बोरो किया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से बोरो किया है। राइट आंसर इज डी। कह रहा है वैदिक एज में राजा को गोपति कहा जाता था। कह रहे हैं इन चारों में से गोपति का क्या मतलब होता है? कि ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी। यहां पर गोपति का मतलब होता है, गो का मतलब होता है गाय और पति का मतलब होता है स्वामी, कि उनकी रक्षा करने वाला। तो राइट आंसर इज लॉर्ड ऑफ कैटल, यानी कि मवेशियों का स्वामी। भगवान महावीर का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? अगर भगवान महावीर की बात करो तो यहां पर आपसे महावीर जैन की बात करी जा रही है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। क्या पूछ रहा मुझसे इसके अंदर? ये भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ? राइट आंसर इज बिहार में, बिहार के कुंड ग्राम में। कहां पे? बिहार के कुंड ग्राम में। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, भगवान महावीर का जन्म भारत के बिहार राज्य में हुआ
उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ, वर्तमान बिहार के वैशाली में है। 540 ईसा पूर्व में हुआ, 24वें तीर्थंकर है। बचपन का नाम है वर्धमान, पिताजी का नाम है राजा सिद्धार्थ, माताजी का नाम है रानी त्रिशला, और 468 ईसा पूर्व में पावपुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। ये सारी बातें महावीर जैन के बारे में। अगला आइए, जैन दर्शन के अनुसार जिना का क्या मतलब होता है। अगर मैं जैन फिलोसफी की बात करता हूं तो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिना? जिना का मतलब होता है विजेता, जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत पा ली हो। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। उस पवित्र शहर का नाम बताएं जहां पे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर यानी कि अभिनंदन नाथ, इन दोनों का जन्म हुआ। राइट आंसर इज अयोध्या। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऋषभनाथ जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ है और ये इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते हैं। अगर भगवान राम की बात करूं, भगवान राम, तो उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ है और ये भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी या वंश से बिलोंग करते हैं। दोनों सेम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमतिनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन। अगला आइए, कह रहा है कि पहली सेंचुरी में जैनिज्म का एक बड़ा डिवीजन हो गया। जब पहली बार जैनिज्म की काउंसिल कराई गई, या जैनिज्म की जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल होती है ना, वैसे जैनिज्म की भी काउंसिल कराई जाती है। कह रहे जो पहली बार ये जैनिज्म की काउंसिल कराई गई, सभा कराई गई, उसमें जैन धर्म के दो डिवाइड हो गए। वो दो डिवाइड क्या कहलाते हैं सर? एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन लोग हैं? जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ये होते हैं श्वेतांबर। श्वेत का मतलब ही होता है व्हाइट, सफेद। इन्हें कहा जाता है व्हाइट क्लैड। और जो कपड़े पहनते ही नहीं है, लाइफ में चिल रहते हैं, है ना भैया, इन्हें कहते हैं स्काई क्लैड, इन्हें कहते हैं दिगंबर। अगला आइए, 4 नोबल ट्रुथ इन चारों में से किस धर्म के अंदर पाए गए हैं? अगर मैं आपसे 4 सत्यों की बात करता हूं, अगर मैं आपसे 4 नोबल ट्रुथ की बात करता हूं, तो कह रहे हैं कि 4 नोबल ट्रुथ इन चारों में से कहां पाए गए हैं? सर ये 4 नोबल ट्रुथ पाए गए हैं बौद्ध धर्म में। राइट आंसर इज डी। निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म इन चारों में से कहां पे हुआ? बड़ी कमाल की पता है क्या बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु में। और ये लुम्बिनी, नेपाल, आपका गौतम बुद्ध का मेरे भाई जो ये जन्म है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध की क्या एज थी? 0 ईयर्स। क्या बड़ा भैया, कमाल की बात हो गई, है ना। जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर गए, उनकी उम्र थी 29 साल। जब उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ तो उनकी एज थी 35 साल। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी एज थी 80 साल। और जब उनका जन्म हुआ तो उनकी एज थी 0 ईयर्स। वेरी गुड, क्या बात है ना भैया। चलो, सारनाथ में पहला उपदेश, लुम्बिनी में जन्म, खुशीनगर में मृत्यु, बोध गया में निर्वाणा प्राप्त हुआ था। अगला आइए, चैत्य और विहार इन चारों में से कौन से धर्म के साथ जोड़ोगे? चैत्य को और विहार को, दोनों में से किस धर्म के साथ जोड़ोगे? राइट आंसर इज बुद्धिज्म। ये जो चैत्य है ना, चैत्य, ये सिर्फ पूजा करने की जगह है। और ये विहार क्या होता है? आपने मोनेस्ट्रीज का नाम सुना होगा, जहां पे बुद्धिस्ट मंक्स या बुद्धिस्ट भिक्षु रहते भी हैं, पूजा भी करते हैं, है ना। और वहीं पे उनकी मार्केट भी होती है, खाने पीने का भी होता है, रहने का भी होता है, उसे कहते हैं विहार। तो दोनों ही बुद्धिज्म के साथ बिलोंग करेंगे। हमारे सामने 1 2 3 4 यहां पे चीज दी गई है। कह रहा है इनमें से कौन सा जैन धर्म से बिलोंग नहीं करता? जैन धर्म में लोगों को 5 चीजें फॉलो करने के लिए बोली हैं। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जो जैन धर्म के लोग फॉलो करने के लिए नहीं बोलते? जैन धर्म में कभी भी आपको मूर्ति पूजा की बात करने को नहीं दिखेगी। जैन धर्म के अंदर कभी भी आपको भक्ति वगैरह की बात नहीं दिखेगी। राइट आंसर इज डी। कहता है कि झूठ मत बोलो। देखो, कहता है कि मार कुटाई नहीं करनी, अहिंसा, सत्य बोलना है, सच बोलना है, अष्टया चोरी नहीं करनी, अपार गृह
दीन दुनिया में गाड़ी बंगला नहीं चाहिए मेरे को, खाओ पियो ऐश करो, है ना, और ब्रह्मचार्य, शादी ब्याह नहीं करनी। आगे आइए। डैश अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगई कोंड चोला। इन चारों में से किसको गंगई कोंड चोला का टाइटल दिया गया? भाई किस व्यक्ति ने गंगा के आसपास के एरिया को जीत लिया? राइट आंसर इज राजेंद्र चोल वन। राइट आंसर इज राजेंद्र चोल वन। राजेंद्र चोल वन ने जब महिपाल को हराया, पाला डायनेस्टी के राजा को, और उन्होंने गंगा के आसपास के एरिया को जीत लिया, उन्हें गंगई कोंड चोला का टाइटल दिया। और इसी टाइटल के चलते उन्होंने क्या किया? तमिलनाडु में एक शहर बसाया, शहर का नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम। आगे आइए। खजुराहो के जो ये आपको मध्य प्रदेश में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट देखने को मिलते हैं, कह रहे खजुराहो के जो ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं मध्य प्रदेश में, ये इन चारों में से कहां पर है? राइट, इन चारों में से किसने बनाए? राइट आंसर इज चंडेलास। राइट आंसर इज चंडेला। चंद्रगुप्त वन को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज के अंदर मिला? चंद्रगुप्त वन की शादी कराई कुमार देवी से। कुमार देवी एक लिच्छवी प्रिंसेस है। कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस, चंद्रगुप्त वन गुप्ता साम्राज्य का राजा, दोनों की शादी हुई। चंद्रगुप्त को दहेज में क्या मिला? पाटलिपुत्र, यानी कि प्रेजेंट में पटना। इन दोनों की शादी के बाद इनका बच्चा हुआ। बच्चे का नाम क्या था? समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगला आइए। बराबर की गुफाएं, बराबर नहीं है ये बाराबर की गुफाएं हैं। बाराबर की जो मेरे भाई ये गुफाएं हैं, ये इन चारों में से कौन सी डायनेस्टी के साथ जोड़ोगे? बाराबर की गुफाओं को इन चारों में से आप मेरे भाई किसके साथ जोड़ोगे? एनी आइडिया कि सर बाराबर की गुफाओं को इनके साथ जोड़ दीजिए। क्या आंसर है? वेरी गुड। राइट आंसर इज मौर्य साम्राज्य। और बाराबर की गुफाएं कहां पाई जाती हैं? बिहार के अंदर पाई जाती हैं। अगला आइए। मेगास्थीनस एक ग्रीक हिस्टोरियन इंडिया आया, जिसने इंडिका नाम की किताब भी लिखी। जिसने इंडिका नाम की किताब भी लिखी। इंडिका किताब उस समय के भारत के बारे में है। इसने अपनी किताब में इन चारों में से किसके बारे में बात करी? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आया था। अर्थशास्त्र नाम की किताब है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र नाम की किताब इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इज ए कौटिल्य। राइट आंसर इज ए कौटिल्य इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए। कह रहा है हु इज नोन एज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। हु इज नोन एज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार का कवि बेटा कौन है? हरिसेन। हरिसेन ने ही ये जो इलाहाबाद पिल्लर है, क्या है आपका? ये जो इलाहाबाद पिल्लर है, जिसको प्रयाग परस्ती कहा जाता है, जिसको प्रयाग परस्ती कहा जाता है, वहां पर समुद्रगुप्त को क्या लिखा? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या लिखा समुद्रगुप्त के बारे में? नेपोलियन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गौतम बुद्ध एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। चार स्टेटमेंट दी गई हैं गौतम बुद्ध के बारे में। कह रहा है इनमें से कोई एक गलत है। कह रहा आपने मुझे गलत ढूंढ के बतानी है कि इनमें से गलत कौन सी है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, यह करेक्ट है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान बिहार में है, गलत। राइट आंसर इज बी। भाई लुम्बिनी नेपाल में है। राइट आंसर इज बी। अगला आइए। गुप्ता पीरियड में या गुप्ताओं के समय काल के समय गोल्ड कॉइन को इन चारों में से क्या कह के पुकारा गया? राइट आंसर इज डी, दिनार। राइट आंसर इज डी, दिनार। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर हुएन त्सांग विजिट इंडिया। इन चारों में से किसके समय काल में हुएन त्सांग इंडिया आया? इन चारों में से किसके समय काल में हुएन त्सांग इंडिया आया? राइट आंसर इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। हमारे सामने चार शहरों का नाम दिया गया है। कह रहे हैं चारों में से इंडस वैली की कौन सी साइट आपके हरियाणा में है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। और राखीगढ़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है। यह आईवीसी की सबसे बड़ा शहर है।
धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में। अगला आइए, बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा के दरबार के कवि हैं? अगर मैं आपसे बाणभट्ट की बात करूं तो कादम्बरी नाम की किताब बाणभट्ट ने लिखी है और हर्ष चरित्र नाम की किताब बाणभट्ट ने लिखी है। तो राइट आंसर इज ए, हर्षवर्धन। 1026 एडी सोमनाथ के टेंपल को इन चारों में से किसने लूटा? 17 बार लूटा सोमनाथ के टेंपल को। सोमनाथ के टेंपल के साथ साथ आसपास के एरिया को भी लूटा। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज महमूद गजनी। 1000 एडी से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा और आसपास के और एरिया को भी लूटा। एक किताब है राजतरंगिणी, कह रहे कि राजतरंगिणी नाम की जो ये किताब है, इन चारों में से उसका लेखक कौन है? राइट आंसर इज कल्हण। इसी राजतरंगिणी किताब के अंदर कश्मीर के राजा महाराजाओं के बारे में बातें करी गई हैं। साथ में इसी में लिखा गया है कि जो ये सम्राट अशोक है, ये पहले भगवान शिव की पूजा करता था। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले ये भगवान शिव की पूजा किया करता था। अगला आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि 712 एडी में पहली बार भारत पे मुस्लिम अटैक हुआ, पहली बार भारत में अरब अटैक हुआ। इन चारों में से किसके द्वारा भारत पर अरब आक्रमण किया गया? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में भारत पर अरब आक्रमण का नेतृत्व किया। अगला आइए, उस मुगल राजा का नाम बताओ। अच्छा, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ प्लासी के समय भारत में मुगल राजा कौन था? देखो भैया, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, उस समय मुगल राजा था आलमगीर सेकंड। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, उस समय मुगल राजा था शाह आलम सेकंड। इस समय था शाह आलम सेकंड। तो राइट आंसर इज आलमगीर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था बैटल ऑफ प्लासी के समय, और इसके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसको रॉबर्ट क्लाइव रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके बीच में यह बैटल हुई। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन यह रहेगा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीत गए, उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? यह मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, यह मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अगला आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत में ये चार बाग शैली, इन चारों में से कौन लाया? कि भैया बीच में एक बड़ी सी इमारत बना दो, सामने झरना और चारों तरफ चार बाग। राइट आंसर इज मुगल्स। राइट आंसर इज मुगल। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों के बाद ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला आइए, Who was the following dynasty was founded by कुतुबुद्दीन ऐबक? इन चारों में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई? राइट आंसर इज स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत स्लेव डायनेस्टी से होती है, और दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी दोनों की शुरुआत किसने करी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। ठीक है भैया, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414, सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526। आगे आइए, दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के नाम पे भारत में कुतुब मीनार बनाया गया। जो ये कुतुब मीनार बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है, और इसकी दरगाह कहां पर है? राइट आंसर इज दिल्ली। अगला आइए, कह रहा है ट्राइपार्टाइट वॉर में राजपुताना टुक पार्ट, राजपुताना के किस वंश ने कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में पार्टिसिपेट किया? जो ये त्रिपक्षीय युद्ध है, जो ये ट्राइपार्टाइट वॉर है,
ये किस किस के बीच में हुई? एक तरफ पाला डायनेस्टी, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, और उसके नीचे कौन आया? उसके नीचे आपका आता है राष्ट्रकूटास। जीता कौन? गुर्जर प्रतिहार। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज प्रतिहार एम्परर के नागभट्ट सेकंड ने गुर्जर प्रतिहार को त्रिपक्षीय युद्ध जितवाया, और यह युद्ध 150 से लेकर 200 साल तक चला था। अगला आइए, दिल्ली पर तैमूर ने अटैक इन चारों में से किस साल में किया? और तैमूर के अटैक करने के बाद तुगलक साम्राज्य ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या आंसर है इसका? 1398। राइट आंसर इज 1398। अगला आइए, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। सैयद वंश के फाउंडर का नाम बताइए। सर, सैयद वंश के फाउंडर का नाम है खिज्र खान। राइट आंसर इज सी, खिज्र खान। फतेहपुर सीकरी, एक तो ये मुगल राजाओं में अलग चुल है कि भाई हम क्या करेंगे, अलग से अपना कोई शहर बसाएंगे, उसको अपनी राजधानी बनाएंगे। जीतना इनको दिल्ली को है, लेकिन राजधानी इनको कोई और चाहिए। अकबर ने भी यही काम किया कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी और अकबर ने उसको राजधानी बनाया। बाद में फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। जित्तल नाम का तांबे का सिक्का इनमें से किसने जारी किया? एक जित्तल नाम का तांबे का सिक्का है और एक टंका नाम का चांदी का सिक्का है। भाई साहब, इन चारों में से किसने किया ये? राइट आंसर इज सी, इल्तुतमिश। अगला आइए, बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में हुई? एक है बैटल ऑफ चौसा और एक है बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा गया। यह होती है 1539 के बीच में, यह होती है 1540 में, है ना भैया? तो किस किस के बीच में हो रही है? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और ये दोनों बैटल में हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। आपको मैं एक जबरदस्त फैक्ट बताता हूं। हुमायूं के मरने के बाद अकबर को मुगल साम्राज्य सौंपा गया। कहते हैं कि अकबर ने किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली को आगे बढ़ाया? कि अकबर ने किसकी प्रशासन प्रणाली को फॉलो किया? लोग कहेंगे कि अपने बाप की ही प्रशासन प्रणाली को फॉलो किया होगा। नहीं, अकबर ने शेर शाह सूरी की प्रशासन प्रणाली को फॉलो किया, कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से सीखा और उसको फिर आगे उसको ही फॉलो किया। तो राइट आंसर इज ए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर वॉज फिजिशियन टू प्रिंस दारा सिखो? शाहजहां के दो बेटे हैं मेजरली जिनकी बात होती है, एक दारा सिखो और एक औरंगजेब। दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं कि दोनों में से किसको गद्दी मिलेगी। एंड में गद्दी मिली किसको? शाहजहां को। दारा सिखो का अपना एक फिजिशियन है जिसने किताब भी लिखी है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर। राइट आंसर इज फ्रैंकोइस बर्नियर। अगला आइए, हुमायूं के मरने के बाद उसका पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, उसे मुगल गद्दी मिली, उसका नाम है अकबर। राइट आंसर इज ए। बैटल ऑफ कन्नौज इन चारों में से किस साल में हुआ? 1539। देखो 1540, बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम 1540। दोनों में हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। अगला आइए नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन चारों में से किस किस के बीच में हो रही है? एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना है और दूसरी तरफ अकबर की सेना है। राइट आंसर इज डी। देखो ऐसा है भैया, 18 जून 1576 को यह बैटल हुई है। मान सिंह जो अकबर की सेना को लीड कर रहे हैं और हकीम खान जो महाराणा प्रताप की सेना को लीड कर रहे हैं। दीन इलाही एक नया धर्म बनाया गया कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा, जो चाहे ये धर्म फॉलो कर सकता है। इस धर्म की स्थापना करी जा रही है इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इन चारों में से क्या आंसर है? अकबर। अकबर ने यह धर्म चालू किया और सबसे पहले इस धर्म को किसने अपनाया? अकबर के प्रिय मित्र। अकबर का प्रिय मित्र कौन है? बिरबल। अगला आइए नेक्स्ट, कह रहे कौन से साल में वास्को डिगामा इंडिया आया? वास्को डिगामा जब कैलीकट के तट पर आया तो वहां के लोकल राजा जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। बड़ी सिंपल सी कहानी है
कि वास्को डिगामा यूरोप पुर्तगाल से इंडिया आया, वहां का लोकल राजा जैमोरिन लालच के चलते कि कुछ पैसा कमा लिया जाए, कुछ धंधा बिजनेस कर लिया जाए, तो उन्होंने यूरोपियंस को इंडिया में आने दिया। और सिर्फ जैमोरिन की बात नहीं है, आप वहां से 100-150 साल देखोगे ना, हमारे ही इंडिया के जो लालची राजा महाराजा थे, उन्हीं की वजह से यूरोपियंस को इंडिया के अंदर एंट्री मिली। ये पैसे लेते गए, उनको सब कुछ अलाउड करते गए कि तुम पैसा दे दो, यहां फैक्ट्री खोल लो, तुम पैसा दे दो, वहां फैक्ट्री खोल लो, मसूलीपट्टनम में खोल लो, तुम सूरत में खोल लो, तुम कलकत्ता में फोर्ट बना लो। यही करते करते इन्हीं की लालच के चक्कर में इंडिया में 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। अगला आइए, वास्को डिगामा कब आया? 1498। आप जानते हो वास्को डिगामा की मृत्यु भी इंडिया में हुई है। 1524 में केरला में वास्को डिगामा की मृत्यु हुई। अगला आइए, खालसा पंथ की स्थापना इन चारों में से किसने करी है? अगर मैं आपसे सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं और सिख धर्म के 10वें गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह जी। अगला आइए, ताजमहल इन चारों में से किसने बनवाया? बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इज शाहजहां। अगला आइए, प्रिंस खुर्रम बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? या इन चारों में से किसके बचपन का नाम प्रिंस खुर्रम था? राइट आंसर इज शाहजहां। अगला आइए, नेक्स्ट अगला आइए, इट वॉज अंडर द रेन ऑफ डैश दैट मुगल एम्पायर रीच इट्स पीक। क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा एरिया इन चारों में से किसने कवर किया? राइट आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर वन भी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर वन भी कहा जाता है। 5वीं सेंचुरी में इन चारों में से कहां पर एंशियंट यूनिवर्सिटी बनाई गई? राइट आंसर इज नालंदा। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्ता ने करी है, कुमार गुप्ता वन ने करी है। और इसे डिस्ट्रॉय किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम बताइए। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव जी। सिख धर्म के, अगर मैं आपसे यहां पे आपका मैं 1 सेकेंड लूंगा, थोड़ा सा मुझे पता है क्या हुआ है, क्यों नहीं दिख रहा है ये। सिख धर्म के पहले गुरु जी का नाम गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन दास देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी। टोटल 10 गुरु हुए हैं। अगला आइए, नेक्स्ट, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के नाम से कौन लोकप्रिय हुआ? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो कि एक पेशवा हैं, वो राइट आंसर इज नाना साहिब के नाम से लोकप्रिय हुए। हमारे सामने मराठा साम्राज्य को लेके 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। कह रहे तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मेरे को बताइए आप। कह रहे तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप मेरे को बताएंगे कि सर ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से आप ये आंसर लगा दो। क्या लगता है क्या आंसर होगा? पहली स्टेटमेंट मराठा एम्पायर की स्थापना, करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। यहां पर हमारे डी करेक्ट होगा कि 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। अगला आइए, कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई किस किस के बीच में साइन हुई? ट्रीटी ऑफ सालबाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में साइन हुई। और कब साइन हुई? 1782। कब साइन हुई? 17 मई 1782 को ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई। और इसी से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रुक गया। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। कह रहे हैं इन चारों में से ये कहां पर है? सर ये कर्नाटका में है। राइट आंसर इज सी, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से साल में बैटल ऑफ गोवा आपको देखने को मिलेगा? क्या आपने कभी बैटल ऑफ गोवा के बारे में सुना है कि कैसे पुर्तगालियों ने बीजापुर के राजा से गोवा को छीन लिया, जीत लिया और अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर इज 1510। राइट आंसर इज 1510। बीजापुर के सुल्तान
आदिल शाह को पुर्तगालियों ने हराया। और किसने हराया? वाइसरॉय अफोंसो डी अल्बुकर्क ने कृष्ण देव राय की मदद से आदिल शाह को हराया और गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अगला आइए नेक्स्ट। टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह स्टैचू है। 182 मीटर का यह स्टैचू है और दुनिया की सबसे बड़ा यह स्टैचू है। यह कौन से डैम पर है? सरदार सरोवर डैम। कौन सी नदी के पास? नर्मदा नदी के पास। अगला आइए। 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए, मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? इन चारों में से किसने मुगल सेना से युद्ध लड़ा गढ़कटंगा को बचाने के लिए? राइट आंसर इज रानी दुर्गावती। राइट आंसर इज रानी दुर्गावती। इंडिया में जो ये सिपाही विद्रोह चालू हुआ, इंडिया में जो ये सिपोए म्यूटिनी चालू हुआ, इन चारों में से कहां से चालू हुआ? पहली बात तो ये कि 10 मई 1857 को मेरठ से ये चालू हुआ और मेरठ से ये चालू होकर दिल्ली तक पहुंच गया। अगला आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि इन चारों में से अंग्रेजों का पहला वाइसरॉय कौन था? जो बताने वाला हूं उसको सुनना बहुत ध्यान से। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, पहला वॉइसरॉय कैनिंग, आखिरी वॉइसरॉय माउंटबेटन। आजादी के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई। माउंटबेटन पहली बार आजादी के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद एक भारतीय को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट मिली आजादी के बाद। द आंसर इज सी राजगोपालाचारी। अगला आइए। मंगल पांडे को 1857 में फांसी दी गई, जबकि मंगल पांडे ने जिन लोगों पे अटैक किया था, ऑफिसर बो पे और ऑफिसर ह्यूजसन पे, बोग और ह्यूजसन पे अटैक किया, उनकी मृत्यु इसके अटैक करने से नहीं हुई, फिर भी उसको फांसी की सजा दी। कहां पे? बैरकपुर में। राइट आंसर इज डी बैरकपुर। बिहार में 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति को लीड कौन कर रहा था? राइट आंसर इज कुंवर सिंह। कहां पे? बिहार में। भाई दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। ग्वालियर में तात्या टोपे। सबसे कम समय के लिए अब दिल्ली सल्तनत में 5 की बात करी जाती है। एक मुमलुक डायनेस्टी, एक खिलजी डायनेस्टी, एक तुगलक डायनेस्टी, एक सैयद डायनेस्टी और 5वीं लोधी डायनेस्टी। सबसे कम समय के लिए किसने किया? सबसे कम समय के लिए खुजलियों ने किया, सॉरी खिलजियों ने किया सबसे कम समय के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया? वो भी खुजलियों ने किया। सबसे लंबे समय के लिए किसने शासन किया? तुगलक डायनेस्टी ने। अगला आइए नेक्स्ट। कह रहे कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब एंग्लो सिख वॉर, जब पहली एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ सिख सेना, तो इन चारों में से अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर इज हार्डिंग। राइट आंसर इज बी हार्डिंग। सती प्रथा को इलीगल बताया और सती प्रथा को पनिशेबल बताया कि सती प्रथा खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत काम किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार के चलते कानून तो अंग्रेजी सरकार ही बनाएगी ना। तो इन चारों में से किस वाइसरॉय ने सती प्रथा को इलीगल बताया और पनिशेबल बताया? राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। 1882 में जब हंटर कमीशन बनाई गई तो इन चारों में से वाइसरॉय कौन था? देखो भैया, हंटर कमीशन 2 बार बनाई गई है। एक 1882 में जिसका रिलेशन है भारत में एजुकेशन के साथ, एक बनाई गई 1919 में जिसका रिलेशन है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के साथ। अगर मैं इन चारों की बात करता हूं,
उस समय वाइसरॉय कौन है? वाइसरॉय रिपन। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल के भारत में व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता है? जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का शासन था तो भारत की इकोनॉमी इन चारों में से क्या फेस कर रही थी? देखो, अंग्रेजों ने इंडिया को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री की तरह समझ रखा था कि यहां से सामान ब्रिटेन भेजा करते थे और फिर कच्चा माल इंडिया से बाहर जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर बनकर बिक रहा है। मतलब उस समय इंडिया में इंपोर्ट कम है, यानी कि बाहर से सामान इंडिया में कम आ रहा है, इंडिया से सामान बाहर ज्यादा जा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। अभी क्या है? अभी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। अभी इंडिया एक इंपोर्ट सरप्लस कंट्री है, उस समय इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थी। अगला आइए, एज अ रिएक्शन ऑफ रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 में लाया गया, जिसको काला कानून या ब्लैक बिल भी कहा गया, जिसके तहत अंग्रेज जिसको चाहे अरेस्ट कर सकते थे 2 साल के लिए बिना कोई रीजन दिए। हाँ जी, कि अंग्रेज जिसको चाहे अरेस्ट कर सकते थे बिना कोई रीजन दिए, कि उनको रीजन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, कि जिसको मन करो उठा लो, जिसको मन करो उठा लो। तो किस दिन नेशनल ह्यूमिलिएशन डे? भाई उसी साल करेंगे ना, और बाद में थोड़ी करेंगे। राइट आंसर इज बी। मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर दर्पण इन चारों में से किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर इज बाल शास्त्री जंभेकर के द्वारा। राइट आंसर इज बाल शास्त्री जंभेकर के द्वारा। अगला आइए, नेक्स्ट, ब्रिटिश मोनार्क किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया? 1857 में अंग्रेज समझ गए कि अगर दोबारा ऐसे हुआ तो भारतीय हमारे से अपना सब कुछ छीन लेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाए और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को छीना और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन इंडिया में लागू कर दिया। अगला आइए, इन चारों में से कौन से इवेंट को आप वाइसरॉय कर्जन के साथ जोड़ेंगे? वाइसरॉय कर्जन के साथ अगर आप कोई भी पॉइंट यहां पर जोड़ोगे तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज बंगाल का विभाजन। कि 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन किसने अनाउंस किया? वाइसरॉय कर्जन ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आ गया? 1858। सोचकर देखो, 1858 से पहले इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी शासन कर रही है जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट है। बाद में डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही आ गई शासन करने। इंडिगो रिवोल्ट वॉज लेड बाय हुम? नील विद्रोह इन चारों में से किसके द्वारा उसको नेतृत्व किया गया? विश्वास ब्रदर्स के द्वारा नील विद्रोह का नेतृत्व किया गया। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, इंडिगो रिवोल्ट वॉज लेड बाय विश्वास ब्रदर्स। 1859 में बंगाल में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में यह किया गया। 1928 में बरदोली गुजरात में जगह है, वहां पर एक बरदोली सत्याग्रह चालू हुआ। इन चारों में से किसको आप बरदोली सत्याग्रह के साथ जोड़ोगे? राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को सरदार का टाइटल कब मिला? अभी इस टाइम मिला। सरदार पटेल को सरदार का टाइटल कब मिला है? अभी मिला है। अभी किसने दिया? बरदोली की महिलाओं के कहने पे, बरदोली की महिलाओं के कहने पे गांधी जी ने सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया। अगला आइए, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में करी? राइट आंसर इज 1894। राइट आंसर इज 1894। अगला आइए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यह किताब किसकी भाषणों को और किसकी टिप्पणियों को कलेक्ट करके किताब लिखी गई? राइट आंसर इज सी, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी की माता जी का नाम बताइए। पुतलीबाई। महात्मा गांधी की मदर का नाम क्या है? राइट आंसर इज ए, पुतलीबाई। ये जो वाइसरॉय कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया था, ये इन चारों में से विक्टोरिया मेमोरियल अभी भी इंडिया में ही है, लेकिन कहां पर है? राइट आंसर इज कलकत्ता। राइट आंसर इज बी, कलकत्ता। बिहार दिवस, बंगाल से बिहार को अलग किया गया और बिहार को एक इंडिविजुअल स्टेट बनाया गया। कह रहे इन चारों में से किस डेट पे बिहार दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज ए, 22 मार्च। राइट आंसर इज 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को भी अलग कर दिया और उड़ीसा को भी अलग कर दिया। अगला आइए, निम्नलिखित में से गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर इन चारों में से किसने किया? जॉर्ज विटेट ने। किसने? जॉर्ज विटेट ने। 1872 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई गोली मार के। कह रहे हत्या इन चारों में से कहां पर करी गई? राइट आंसर इज ए, पोर्ट ब्लेयर। राइट आंसर इज ए, पोर्ट ब्लेयर। शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर पे वाइसरॉय मेयो को गोली मार के हत्या कर दी। मित्र मेला एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, एक सीक्रेट सोसाइटी जो वीर दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर बनाई। अंग्रेजों को इंडिया से निकाल फेंकने के लिए इसकी स्थापना कब करी गई? राइट आंसर इज 1899। राइट आंसर इज 1899। 1904 में मित्र मेला का नाम चेंज करके अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया। अगला आइए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी की सजा दी गई या उनको जो फांसी दी गई, इन चारों में से किस साल में दी गई? राइट आंसर इज डी, 1931। 23 मार्च 1931 को भारत में जो शहीद दिवस मनाया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सम्मान देने के लिए, उनकी याद में हम सेलिब्रेट नहीं करते इसको, हम उनको सम्मान देके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अगला आइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना इन चारों में से किस साल में हुई? 1928। पहले ये HRA था, बाद में इसको HSRA कर दिया। अगला आइए, नेक्स्ट, पथारू घाट पीजेंट रिवोल्ट। पथारू घाट ये जो विद्रोह है अंग्रेजों के खिलाफ असम में किया गया, कह रहे इन चारों में से किस साल में किया गया? राइट आंसर इज 1894। पथारू घाट किसान विद्रोह 1894 असम में किया गया अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। बैटल ऑफ सारागढ़ी इन चारों में से कब लड़ी गई? बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897। बैटल ऑफ सारागढ़ी 12 सितंबर 1897। एक तरफ 21 सिख सैनिक और दूसरी तरफ हजारों अफगान कबालियों के बीच में। अगला आइए, गुलामगिरी नाम की किताब इन चारों में से किसने लिखी है? गुलामगिरी नाम की किताब इन चारों में से किसने लिखी है? राइट आंसर इज ज्योतिराव फूले। अगला आइए, ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। यह बात हम सब लोग जानते हैं। कह रहे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना इन चारों में से भाई साहब किस साल में करी है? 1873। अगला आइए, दादा भाई नरोजी इन चारों में से कौन सी अखबार है जो दादा भाई नरोजी के साथ जोड़ोगे? राइट आंसर इज रस्त गोफ्तार। राइट आंसर इज रस्त गोफ्तार। महारानी गायत्री देवी इन चारों में से कौन सी पार्टी की मेंबर है? महारानी गायत्री देवी इन चारों में से कौन सी पार्टी की मेंबर है? राइट आंसर इज ए, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी। महारानी गायत्री देवी जिनका नाम है आयशा, एक रॉयल स्टैचर की हैं, एक शाही परिवार से बिलोंग करती हैं। शी वॉज दी थर्ड महारानी ऑफ जयपुर, जिनकी शादी महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड से हुई। शी वॉज अ पार्ट ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी के द्वारा करी गई।
इस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। आगे आइए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द बेलगांव सेशन? बेलगांव सेशन 1924। कह रहा है इनमें से भैया कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। द आंसर इज बेलगांव सेशन। अगला आइए, पूर्ण स्वराज 1929 कांग्रेस सेशन लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। पहली बार नेहरू जी का नाम एक मेन फ्रेम में आता है इस सेशन से, जहां पे पूर्ण स्वराज की बात करी। राइट आंसर इज लाहौर सेशन। अगला आइए, इनमें से किसको कैदे आजम का टाइटल दिया गया? इन चारों में से किसको कैदे आजम का टाइटल दिया गया? राइट आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। इन विच ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? जो ये लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया, यह किया गया लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन किस साल हो रहा है? राइट आंसर इज 1916। राइट आंसर इज 1916। अगर मैं आपसे खिलाफत कमेटी की बात करूं, खिलाफत कमेटी की स्थापना अली ब्रदर्स ने करी है और खिलाफत कमेटी का 1919 में अध्यक्ष कौन बना? महात्मा गांधी। और इनमें से कहां पर करी है? राइट आंसर इज ए बॉम्बे 1919। विवेकानंद रोक मेमोरियल इन चारों में से कहां पे है? विवेकानंद रोक मेमोरियल, जहां पे इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया, जहां पे इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। राइट आंसर इज कन्याकुमारी तमिलनाडु। देख रहे हो आप, आपको दिख रहा होगा यह आपका विवेकानंद रोक मेमोरियल है। यहां से यहां जाने के लिए यह समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज बनाया गया है इंडिया के अंदर पहला। हु वॉज द इंडियन आर्मी चीफ? जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, तो ये अगर चारों में देखा जाए तो इंडियन आर्मी का चीफ कौन था? राइट आंसर इज सैम मानेकशॉ। राइट आंसर इज डी, सैम मानेकशॉ। अगला आइए, नेक्स्ट, ओपियम वॉर इन चारों में से किस किस के बीच में हुई? अंग्रेज भारत क्यों आए? एक, बिजनेस करने के लिए। जब बिजनेस करने आए तो उनका सबसे बड़ा कारण था ये ओपियम का बिजनेस करना। फिर उनको ओपियम मिला बिजनेस करने के लिए, उनको मसाले मिले बिजनेस करने के लिए, उनको कपड़ा मिला बिजनेस करने के लिए, उनको जेमस्टोन्स मिले बिजनेस करने के लिए। तो राइट आंसर इज ब्रिटिश एंड चाइना। वेरी गुड, राइट आंसर इज ए, ब्रिटिश एंड चाइना। आज हमने 50 मिनट के अंदर हिस्ट्री के वो 100 क्वेश्चन पूरे करे हैं जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम के अंदर लगातार कई बार पूछे गए हैं। इसमें हमने एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों कवर किया। एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को बेटा लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास देखकर मजा आया तो, और हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मुझे क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास देखकर कैसा लगा। अभी आप लोगों के लिए एक जबरदस्त न्यूज इंफॉर्मेशन यह है कि आपका जो ये सीजीएल 2026 का बैच है या फिर आपका जो ये एनटीपीसी का लक्ष्य बैच है, आप अगर सुपर पास लाइव लोगे 999 में आपको ये सुपर पास लाइव मिल जाएगा। अगर आप क्या करते हो, अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में यह सुपर पास लाइव मिल जाता है कि यूज कोड एवीएस लगाओ, प्राइस घटाओ। 1999 देने ही नहीं है, सिर्फ 999 रुपए देने हैं। सुपर पास लाइव का आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर, कि चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, ऐसे करते करते 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स का एक्सेस, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड स्टडी नोट्स और डाउट सपोर्ट, आपको सब कुछ मिल जाता है। कहां पे? सुपर पास लाइव में। कहा बेटा?
कहां मिलेगा आपको ये? सुपर पास लाइव में। अगर आप एवीएस कोड लगाते हो तो अभी आपको 1999 रुपए नहीं देने, आपको सिर्फ 999 रुपए देने हैं। क्या लगा के? एवीएस कोड लगा के। एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लासेस, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट रिजल्ट और टॉपर्स की पहली चॉइस टेक्स्ट बुक, ये सब लोग जानते ही हो। ठीक है भैया, ध्यान रखना इसको। सुपर पास लाइव आपके लिए ऑफर चल रहा है ये, और जो बच्चा ये सुपर पास लाइव ले लेगा उसको एनटीपीसी का भी कंप्लीट बैच मिलेगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का। उसको सीजीएल का भी कंप्लीट बैच मिलेगा, जैसे सीजीएल बैच के अंदर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही आपको एनटीपीसी के बैच के अंदर भी सब कुछ मिलेगा। और जिनके पास सुपर पास लाइव होगा उनको एनटीपीसी का बैच मिलेगा, उनको सीजीएल का बैच मिलेगा, उनको ग्रुप डी का बैच मिलेगा, उनको ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स मिलेगा। यानी कि जितने बैचेस टेक्स्ट बुक की ऐप पर चल रहे हैं आपको वो सब कुछ मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा? आप जो हमारी अभी ये क्लास देख रहे हो, इसी क्लास के नीचे आप बेटा अभी जो हमारी ये क्लास देख रहे हो ना, इसी क्लास के नीचे आपको लिंक दिया होगा। ठीक है भैया, इसी क्लास के नीचे आपको यहां पर ये लिंक दिया होगा। ये जो लिंक दिया है आपने, जैसे आपको यहां पे ये लिंक दिया हुआ है कि सीजीएल शिखर 2.0, आप यहां पे क्लिक करोगे, या फिर आपको रेलवे के बैच का लिंक दिया हो, आप किसी भी बैच पे लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप बैच के लिंक पे जाओगे, एक तो आपको बैच पे लेके जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके आ जाओगे नीचे, है ना, आपने अप्लाई कूपन में कूपन कोड क्या लगाना है? आपने अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना है बेटा क्या? AVS अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे आपको 1999 में सुपर पास लाइव का कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। आपको 1999 में अगर आप AVS कोड लगाओगे तो आपको 999 में, 1999 का बैच 999 में आपको सुपर पास लाइव का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अब उसके बाद चाहे आपका एनटीपीसी का बैच हो, आपके पास होगा, आपका सीजीएल का बैच हो, आपके सीएचएसएल का बैच हो, आपके जीडी का, एमटीएस का बैच हो, चाहे आपका ग्रुप डी का बैच हो, बैंक में पीओ या क्लर्क का बैच हो, पंजाब की कैटेगरी में कोई भी बैच हो, पुलिस का कोई भी हो, यूपी की कैटेगरी के अंदर बैच हो, बिहार की कैटेगरी के अंदर बैच हो, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। और जिस बैच पे क्लिक करोगे उस बैच में आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन के लिए नोट्स, और वो भी उसी एग्जाम के लिए रेलेवेंट। ऐसा नहीं कि सारी क्लासेस एक एग्जाम, मतलब एक ही क्लास सभी एग्जाम में चल रही है ना। जिस एग्जाम में क्लिक करके एंट्री करोगे उस एग्जाम को, उसी एग्जाम के रेलेवेंट आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है भैया, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ हर क्लास की, ठीक है जी। उसके बाद मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पढ़ने के लिए नोट्स, ये सब कुछ कहां मिलेगा आपको? सुपर पास लाइव में, सिर्फ 999 में अगर आपने एवीएस कोड लगाया तो। और जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको मेरी तरफ से टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास बिल्कुल फ्री, और साथ में जो मेरा वरदान बैच है जीके जीएस का, वो भी मेरे भाई आपको बिल्कुल फ्री। लेकिन आपने कोड क्या लगाना है? आपने कोड लगाना है एवीएस। तो जो बच्चे ने अभी तक सीजीएल की तैयारी के लिए सीजीएल का बैच नहीं लिया, या एनटीपीसी की तैयारी के लिए एनटीपीसी का बैच नहीं लिया, या बैंक की तैयारी साथ में करनी है, आप उसका बैच भी ले सकते हो। तो भाई साहब आपने एवीएस कोड लगा के सुपर पास लाइव में जुड़ना है, क्योंकि जो बच्चा इस सुपर पास लाइव के अंदर जुड़ गया उसको सारे बैचेस का ऑटोमेटिक एक्सेस मिलेगा। शर्त सिर्फ यह है कि आपको एवीएस कोड लगाना है। ठीक है भैया, ध्यान रखना इसको। और सिर्फ 999 रुपए देके आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। अब आपको तैयारी करनी है एक बैच की, आपको तैयारी करनी है एक एग्जाम की, आप एक एग्जाम देखो। आपको तैयारी करनी है 2 की, आप 2 एग्जाम की देखो। आपको तैयारी करनी है 3 की, आप 3 एग्जाम की देखो। अब आपने ये डिपेंड करना है, ये मुझे नहीं पता, ये आपने डिपेंड करना है। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।